हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 5। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। मैं अभी भी गैरिक फैमिली के लिए काम कर रही हूँ। मैं ब्रॉक को असली वजह नहीं बता सकी कि मैंने उसके फर्म का इंटरव्यू क्यों छोड़ा और गैरिक फैमिली के साथ क्यों रहने का फैसला किया। सिर्फ इतना ही कहा कि उनको मेरी ज़रूरत फिर से महसूस हुई। उसने और कोई सवाल नहीं किया, शायद इसलिए कि मैं उससे बच रही हूँ। जब मैं अगली दफ़ा उससे मिलूंगी, मुझे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताना होगा। अब वक्त आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा। इसलिए मैं कुछ दिनों से मसरूफ़ हूँ, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि सब कुछ जल्दी बताऊंगी, लेकिन कभी भी सही वक्त नहीं मिलता। शायद कभी मिले ही ना, लेकिन मुझे बताना होगा। उसे सच मालूम होना चाहिए इससे पहले कि वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाए। फॉर गॉड सेक। आज रात मैं गैरिक फैमिली के लिए डिनर तैयार कर रही हूँ। चिकन ब्रेस्ट ओवन में रोस्ट हो रही है और स्टोव पर आलू उबाल रही हूँ, जिससे मैं फूड प्रोसेसर से चलाकर एक बिल्कुल स्मूथ पोटैटो पुरी बनाऊंगी, बिल्कुल वैसे जैसे डगलास को पसंद है। मैं इसमें थूक देने का सोचती हूँ, अगर मुझे ना पता होता कि वैंडी भी ये खाएगी। जब मैं ओवन चेक कर रही होती हूँ तो वैंडी किचन में झांकती है। उसका जख्मी चेहरा अब काफी बेहतर लग रहा है और जब वो चलती है तो अब पहले जैसे दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि वो अब ठीक हो रही है। डिनर लगभग तैयार है, मैं उससे कहती हूँ। वो कुछ देर किचन के दरवाजे में खड़ी रहती है, आखिरकार कहती है, मिली, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या तुम लिविंग रूम में आ सकती हो? खाना कुछ देर के लिए छोड़ देने से खराब नहीं होगा। इसलिए मैं फौरन वेंडी के पीछे लिविंग रूम में चली जाती हूँ और कमरे के एक कोने में रखे डेस्क के पास जाकर रुकती हूँ। उसके चेहरे पर अजीब सा इजहार है और मुझे एक लम्हे के लिए फिक्र महसूस होती है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढूंगी और अभी तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी, लेकिन मैं करूंगी। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि कोई ऐसा तरीका निकालूं जिसमें एंजो शामिल ना हो। मैंने कुछ दिन पहले डॉगलास की बुक शेल्फ में कुछ डिस्कवर किया। वेंडी मुझसे कहती है, कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। मैं उसके पीछे चलती हूँ, थोड़ी क्यूरियोसिटी और थोड़ी घबराहट के मिले जुले तासुर के साथ। जब वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती है और हॉलवे में रखी एक बुक शेल्फ तक जाती है, वो एक डिक्शनरी निकालती है, जो पहले तो एक नॉर्मल किताब लगती है, और उसे नीचे एक खाली शेल्फ पर रख देती है। फिर वो उसे खोलती है और तब मुझे समझ आता है कि ये डिक्शनरी अंदर से पूरी खोखली की गई है और उसके अंदर एक गन है। मैं अपना हाथ मुंह पर रख लेती हूँ। ओ माय गॉड, ये डॉगलास की है। वो सर हिला के हाँ कहती है। मुझे पता था कि उसके पास कहीं ना कहीं बंदूक है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इसे कहाँ रखता है। वो इसे लॉक भी नहीं करता, शायद इसलिए कि अगर जरूरत पड़े तो फौरन हासिल कर सके। वेंडी गन उठाती है उस खोखली किताब से। वो उसे इसी तरह पकड़ती है जैसे पहली दफा किसी ने बंदूक उठाई हो। ये एक रास्ता है। नहीं, नहीं। मैं सीने में उठती घबराहट को रोकने की कोशिश करती हूँ। वेंडी, चाहे तुम कितनी भी मायूस हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मुझे बंदूक का ज्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन मायूसी में कोई एक्सट्रीम कदम उठाने का बहुत ज्यादा तजुर्बा है। और मैं दोबारा कभी भी वो रास्ता नहीं चुनूंगी और ना ही उसे चुनने देना चाहूंगी। लेकिन वेंडी मेरी बात सुन नहीं रही। वो दोनों हाथों से बंदूक को मजबूती से पकड़ती है और कमरे के पार तरफ निशाना बनाती है। उसकी उंगली ट्रिगर पर नहीं है, लेकिन उसकी नीयत साफ दिख रही है। प्लीज ये मत करो, मैं उससे इल्तिजा करती हूँ। ये लोडेड भी है, वो कहती है। मैंने ऑनलाइन देखा था कि चेक कैसे करते हैं। इसमें 5 गोलियां हैं। मैं सिर्फ अपना सर झुकाकर मना करती जा रही हूँ। वेंडी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मैं वादा करती हूँ। वो मेरी तरफ देखती है। उसके बाएं गाल की हड्डी अभी भी नीली पीली है। उसके शौहर के मुक्के के निशान अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन हल्के पड़ गए हैं। मेरे पास और क्या रास्ता है? क्या तुम अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा जेल में गुजारना चाहती हो? मैं तो वैसे भी जेल में ही हूँ। मेरी बात सुनो। मैं जितनी नरमी से मुमकिन हो वेंडी के हाथ से बंदूक निकाल लेती हूँ। मैं उसे वापस डेस्क पर रख देती हूँ। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। एक और रास्ता है। मुझे तुम्हारी बातों पर अब भरोसा नहीं रहा।
میں تصور کرتی ہوں کہ وینڈی وہ بندوق ڈاگلاس کے چہرے پر تان رہی ہے، جس طرح سے ابھی اس نے گن پکڑی تھی، اور جتنی وہ کانپ رہی تھی تو شاید پاس سے بھی وہ چوک جاتی۔ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ اسے چلائیں گے کیسے؟ وہ کندھے اچکا دیتی ہے۔ جس کو مارنا ہو اس پر نشانہ لگاؤ اور ٹریگر دبا دو، کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں۔ اس سے زیادہ کچھ ہوتا ہے اس میں۔ اس کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ ملی، کیا تم نے کبھی بندوق چلائی ہے؟ میں ذرا سی دیر کے لیے رک جاتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہاں، مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہے۔ اینزو کا ماننا تھا کہ یہ ایک ضروری اسکل ہے، تو ہم دونوں فائرنگ رینج پر کچھ دفعہ گئے تھے۔ ہم نے گن سیفٹی کا کورس بھی کیا تھا اور سرٹیفکیٹس لیے تھے، لیکن میں نے کبھی فائرنگ رینج کے علاوہ گن نہیں چلائی۔ میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، بس تھوڑا بہت۔ وینڈی مجھے گہری نظر سے دیکھتی ہے۔ ملی، نہیں۔ میں بندوق اٹھاتی ہوں اور اسے واپس فیک ڈکشنری میں رکھ دیتی ہوں، پھر اسے زور سے بند کرتی ہوں۔ یہ نہیں ہونے والا۔ لیکن وینڈی کچھ کہنے ہی والی ہوتی ہے کہ ایلیویٹر کے دروازے کھلنے کی آواز اس کی بات کاٹ دیتی ہے۔ میں فوراً ڈکشنری اٹھاتی ہوں اور اسے واپس شیلف میں رکھ دیتی ہوں جہاں سے اٹھائی تھی، جبکہ وینڈی لائٹننگ کی سپیڈ سے گیسٹ بیڈ روم میں چلی جاتی ہے۔ میں تیزی سے نیچے جاتی ہوں تاکہ ڈاگلاس کو شک نہ ہو کہ میں کیا کر رہی تھی۔ ڈاگلاس لیونگ روم میں آتا ہے اور مجھے سیڑھی سے اترتے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوتا ہے۔ اس کی گھنی کالی بھویں ماتھے تک اٹھ جاتی ہیں۔ مجھے لگا تم ڈنر تیار کر رہی ہوگی۔ کر رہی ہوں، میں اسے تسلی دیتی ہوں۔ چکن اوون میں ہے۔ اچھا۔ اس کی گہرائیوں میں چھپی آنکھیں میرے چہرے کو اتنے غرور سے دیکھتی ہیں کہ مجھے بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ڈنر میں کیا ہے پھر؟ روسٹڈ چکن بریسٹ، پوٹیٹو پورے اور گلیزڈ کیرٹس، میں جواب دیتی ہوں۔ حالانکہ آج کا مینیو تو ڈاگلاس نے خود پلان کیا تھا۔ ڈاگلاس ایک لمحہ سوچتا ہے۔ میری بیوی کی پلیٹ میں آلو مت رکھنا، اس سے اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے چکن کا آدھا حصہ ہی رکھنا۔ وہ اور کہتا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ کھا پائے گی۔ جب میں ان آلو کو چھان رہی ہوتی ہوں جو وینڈی اب نہیں کھا سکے گی، تو مجھے آخرکار سمجھ آتا ہے کہ وینڈی اتنی حد سے زیادہ پتلی کیوں ہے۔ ڈاگلاس ہی ہر رات اس کے لیے کھانا لے کر آتا ہے۔ وہ ہر نوالا کنٹرول کرتا ہے جو اس کے منہ میں جاتا ہے۔ ان سب ظلموں کے ساتھ ساتھ وہ اسے دھیرے دھیرے بھوکا بھی مار رہا ہے۔ یہ بھی اس کے کنٹرول کا ایک طریقہ ہے، اسے کمزور رکھنے کا، اس کی روح توڑنے کا۔ وینڈی بالکل ٹھیک کہتی تھی، یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ اچھا پہلو یہ ہے کہ اب میں آرام سے پوٹیٹو پورے میں تھوک سکتی ہوں۔